नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 8 में जो भी नाटक कर रहे हैं अभी, तो आज हमारा जो 5वां नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। तो अभी जो हमने 2 नाटक करे हैं इससे पहले, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, वो भी जयशंकर प्रसाद जी के थे। तो आज का नाटक भी हमारा जयशंकर प्रसाद जी का ही है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो हम करेंगे, जो कि उन 2 नाटकों के मुकाबले अगर हम देखें तो वो ये वाला नाटक थोड़ा छोटा भी है, इसमें अंक भी कम है, दृश्य भी कम है और पात्र भी कम है। अगर हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं की बात करें तो इनके जितने भी नाटक रहे हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं और पौराणिक रहे हैं। साथ साथ इसमें कल्पना भी देखने को मिली है, काल्पनिक नाटक भी हैं, ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समावेश भी किया गया है। भारतीय इतिहास इसमें दिखाया गया है इनके नाटकों में, संस्कृति हमें नज़र आती है इनके नाटकों में। साथ साथ गीति योजना के कारण जो है बड़े ही उत्तम कोटि के नाटक रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के। और अगर हम देखें तो इनके नाटक ज़्यादातर ना तो सुखांत है ना ही दुखांत है, बल्कि प्रसादांत है, जो कि हमें आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे नाटक हैं इनके। तो आज हम इनका नाटक करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, जिसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है, दोनों का समन्वय किया गया है। तो शुरुआत करते हैं इसके रचना काल से। तो इसका रचना काल जो है वो 1933 ईस्वी है इसका, ध्रुव स्वामिनी का। और ऐतिहासिक है, ये यथार्थवादी नाटक है, इतिहास और कल्पना का समन्वय नजर आता है हमें इस नाटक में। इसकी जो कथा वस्तु है वो गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है इसमें। तो आपको तीनों नाटकों में अलग अलग जो भी इतिहास है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक और यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी गुप्त वंश का था, ये भी गुप्त वंश का ही है। तो समुद्रगुप्त जो रहा है गुप्त वंश में राजा, उसके जो पुत्र है चंद्रगुप्त, उसके काल से संबंधित यह नाटक है ध्रुव स्वामिनी। लेकिन इसमें जो नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी है और नायिका प्रधान ही ये नाटक है, जिसकी नायिका ध्रुव स्वामिनी है और उसी के इर्द गिर्द जो है कहानी जो मेन ली गई है वो ध्रुव स्वामिनी की है और चंद्रगुप्त जो है वो इसका नायक है। इसमें अगर हम कुल अंक देखें तो कुल अंक इसमें 3 ही हैं खाली, और हर अंक में सिर्फ एक ही दृश्य है, जबकि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक में जो है काफ़ी सारे अंक है, 5 अंक 7 अंक ऐसे जो है, और उसमें दृश्य भी काफ़ी सारे हैं। जबकि इसमें आपको याद करना आसान है, इसमें 3 ही अंक है और हर अंक में केवल एक ही दृश्य है। कुल गीत इसमें 4 हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको चारों गीत भी बता दूंगी, क्योंकि पिछले जो 2 नाटकों में गीतों की संख्या ज़्यादा थी तो वहाँ पर नहीं सारे गीत बता सकती थी, लेकिन इसमें 4 ही गीत हैं। कौन कौन से हैं, किसके द्वारा गाए गए हैं, ये वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। नायिका जो है वो इसकी ध्रुव स्वामिनी है और जो नायक है वो इसमें चंद्रगुप्त है। नायिका प्रधान नाटक है ये मेन बातें, सारे स्मरणीय तथ्य हैं ये। इस नाटक का अगर हम आधार ग्रंथ देखें तो विशाख दत्त जो है उन्होंने एक नाटक की रचना करी थी देवी चंद्रगुप्त करके। इस नाटक में जो है उन्होंने ध्रुव स्वामिनी का नाम वहाँ पर ध्रुव देवी रखा था। तो इसी को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना की है, जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। तो अगर हम देखें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा जो है वो 2 कारणों से यहाँ पे कथा लिखा जाएगा, 2 कारणों से ऐतिहासिक है। पहला तो विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक जो है देवी चंद्रगुप्त में ध्रुव स्वामिनी के पुनर्विवाह किससे होता है, चंद्रगुप्त के साथ होता है, उसका उल्लेख है उसके नाटक में विशाख दत्त के। सेम यही चीज़ जो है यहाँ पर भी नजर आएगी हमें ध्रुव स्वामिनी में। चंद्रगुप्त द्वारा शकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी से पुनर्विवाह, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, यानी कि इतिहास में दर्ज है, ये हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है। इसलिए हमें इस नाटक में जो है ध्रुव स्वामिनी में हमें इतिहास नजर आता है, इसलिए ये ऐतिहासिक नाटक है। ये पहला कारण हुआ इसका दूसरा कारण क्या है कि इसकी कथा जो है ऐतिहासिक है, कि इसके जो पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी, ये सारे ही ऐतिहासिक पात्र हैं जो कि इतिहास से ही लिए गए हैं। इसलिए इसके जो नाटक की कहानी है ध्रुव स्वामिनी की, ये ऐतिहासिक कही जाती है। अगर हम नाटक में काल्पनिकता की बात करें कि इतिहास के साथ साथ इसमें कल्पना का समन्वय भी किया गया है, तो इस नाटक में कुछ पात्र ऐसे हैं जैसे कि कोमा, मंदाकिनी और मिहिर देव, जो कि काल्पनिक पात्र हैं, कल्पना द्वारा जयशंकर प्रसाद ने जो है इसमें डाले हैं नाटक में। कोमा जो इसमें एक पात्र है, उसके माध्यम से गौण कथा का सृजन किया गया है, यानी कि एक कथा ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ भी चलती है इसमें। दूसरा, शकराज के जो अनैतिक आचरण इसमें दिखाया गया है उसको पुष्ट करने के लिए भी कल्पना का सहारा लिया गया। तो अभी हम कथा
वस्तु आगे पढ़ेंगे तो अब आपको उसमें नजर आएगा कि कल्पना का सहारा भी लिया गया है इतिहास के साथ साथ। तो कल्पना भी है इसमें और इतिहास ज़्यादा है, ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का समन्वय भी किया गया है इस नाटक में, जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी है। पहले हम इसकी कथा वस्तु करते हैं, उसके बाद जो है पात्र कर लेंगे। इसमें कथा वस्तु अगर हम देखें इसकी, तो महाराज जो समुद्रगुप्त द्वारा जो है चंद्रगुप्त को अपना युवराज मनोनीत किया था, ये पहला इसका बिंदु आता है। ये हमें एक स्त्री प्रधान इसमें नाट्य जो है नज़र आता है, ये स्त्री प्रधान है, इसकी नायिका जो है ध्रुव स्वामिनी है। तो इस पहले अगर हम देखें तो इसमें जो नाटककार है जयशंकर प्रसाद ने, उनको स्त्री को वस्तु समझने की समस्या, उसकी मोक्ष और पुनर्विवाह की समस्या, स्त्री अस्मिता की बात, स्त्री स्वतंत्रता की बात, स्त्री अधिकार की बात, ये सारी बातें जो है हमें उनके इस नाटक में नज़र आती हैं। वो इस स्वर को प्रतिपादित करना चाहते हैं कि स्त्री जो है वो किसी की गुलाम नहीं है, स्त्री का अपना भी मन है। तो इस नाटक की जो प्रधान जो नेत्री हैं वो है ध्रुव स्वामिनी। वह भाग्यहीना ऐसी नारी हैं जो गुप्त कुल में ब्याहता ना होकर पिता द्वारा डोला सौंपने के कारण आती हैं। यानी कि ध्रुव स्वामिनी गुप्त जो साम्राज्य है उसमें ब्याह कर नहीं आती, बल्कि डोला सौंप दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं उसकी किस्मत बड़ी ही खराब है कि जिससे प्रेम करती हैं उसके साथ ना आकर किसी और से उसका विवाह कर दिया जाता है। तो महाराज जो समुद्रगुप्त है, अब यहाँ से बात शुरू करें तो महाराज समुद्रगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को जो है अपना युवराज मनोनीत किया था। समुद्रगुप्त जो है इनके पिता हैं चंद्रगुप्त के, तो ये गुप्त काल की बात हो रही है। उन्होंने उसको चंद्रगुप्त को अपना युवराज मनोनीत किया और ध्रुव स्वामिनी जो थी वो चंद्रगुप्त की परिणीता बनने वाली थी। यहाँ पे आखिरी मात्रा और आएगी इसमें, यानी कि उनकी जो है धर्मपत्नी बनने वाली थी। और जो है लेकिन पासा पलटने के कारण जो है चंद्रगुप्त के स्थान पर जो है रामगुप्त जो है, जो कि चंद्रगुप्त का भाई है, वो जो है वहाँ पर राजा बन जाता है। और ध्रुव स्वामिनी जो है रामगुप्त के साथ परिणय सूत्र में बंध जाती है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती। तो ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से विवाह हो जाना। तो पहले समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त को अपना युवराज मनोनीत करते हैं, ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त से विवाह होने वाला होता है। परंतु कुछ ऐसा होता है कि रामगुप्त राजा बन जाता है और जो ध्रुव स्वामिनी का विवाह है वो रामगुप्त से हो जाता है, जबकि होना किससे चाहिए था, चंद्रगुप्त से होना चाहिए था। शकराज जो है उसमें एक और पात्र है उसमें। पहले तो हम रामगुप्त की बात कर लेते हैं कि रामगुप्त कैसा है। वो बड़ा विलासी है, कायर है और बहुत सारे अवगुण जो है उसमें नज़र आते हैं और बहुत मदिरा पीता है और साथ साथ विलास बहुत करता है वो। इस वजह से जो ध्रुव स्वामिनी जो है वो अपने पति रामगुप्त से जो है खिंची खिंची रहती है। और इसमें जो है जबकि उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति बहुत ही प्रेम जो है हमेशा ही रहता है। और उसके शादी हो जाने के बाद भी ध्रुव स्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त से जो है बड़ा ही प्रेम करती हैं। और ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर जो था वो चंद्रगुप्त भी आ सकता था और चंद्रगुप्त उसके डोले के साथ आया था। यानी कि जब उसका विवाह ध्रुव स्वामिनी का जो है रामगुप्त के साथ वो डोला उसका आ जाता है, तब साथ साथ चंद्रगुप्त भी आ जाता है। शकराज जो है इसमें एक और पात्र है जो कि रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है। ये भी इसमें हम कह सकते हैं एक नकारात्मक पात्र है जो कि जो है गुप्त साम्राज्य के ऊपर हमला करने के लिए रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है। और शकराज जो है संधि करने के लिए उसके माध्यम से भेजता है, खिंगल के माध्यम से संधि संदेश भेजता है ध्रुव स्वामिनी के लिए कि ध्रुव स्वामिनी को मुझे सौंप दो। शकराज जो है वो ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। साथ साथ वो सामंत जो है उसके शकराज के, उनके लिए वो रामगुप्त से जो है स्त्रियों की मांग करता है। और रामगुप्त जो है वो शकराज से युद्ध करने की बजाय उसकी दोनों शर्तें मान लेता है। अब जो है ध्रुव स्वामिनी आ गई है रामगुप्त के साथ परिणय सूत्र में बंधने के साथ, चंद्रगुप्त भी आ चुका है साथ में। लेकिन शकराज एक जो आक्रमणकारी है वो शिविर को घेर लेता है और दो शर्त रखता है कि एक तो मुझे ध्रुव स्वामिनी दे दो और साथ साथ जो मेरे सामंत हैं उनके लिए अपने राज्य की जो है स्त्रियां भी दे दो। और रामगुप्त तो बड़ा विलासी राजा है, बड़ा मदिरा में डूबा रहता है वो जो है युद्ध करने को तैयार नहीं होता शकराज से, बल्कि उसकी दोनों शर्तें जो है मान लेता है। और संधि संदेश कौन लेकर आया है, खिंगल लेकर आया है, जो कि शकराज का या मंत्री समझ लीजिए या सेनापति, जो कि उसका संधि संदेश लेकर आया। लेकिन रामगुप्त जो है उसकी बातें दोनों ही मान लेता है। अब ध्रुव स्वामिनी जो होती है वो ऐसे जो विकट क्षण आते हैं उसमें जो है अपना पतित्व, सतीत्व, नारित्व, जितने भी आत्मगौरव की बात होती है, कर्तव्य बोध की बात होती है, सारे भाव जो हैं ध्रुव स्वामिनी में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इस नाटक में। और वह रामगुप्त से कहती है कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो।
लेकिन जो है रामगुप्त जो है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और वो उसको कहती भी है कि क्या तुम गुप्त सम्राट अपनी पत्नी को शत्रु के उपहार में दोगे? मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। तो ये जो संवाद है ये ध्रुव स्वामिनी ने कहे हैं रामगुप्त से कि मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी को शत्रु के उपहार में देंगे? मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो रामगुप्त द्वारा रक्षा न करने पर ध्रुव स्वामिनी जो होती है उसका आत्महत्या करने के लिए उद्यत होना और चंद्रगुप्त का उसे रोकना। इसके बाद यही होता है कि रामगुप्त जब नहीं मानता है तब ध्रुव स्वामिनी तैयार हो जाती है कि मैं आत्महत्या करूंगी। तभी वहां पर चंद्रगुप्त आता है और उसे रोक देता है। वह ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमारों के साथ जो है दुर्ग में प्रवेश कर जाता है और शकराज को वहां पर मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद क्या होता है कि अंततः चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के इन दो प्रेमियों के विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि जो उसका पति है रामगुप्त उसने तो रक्षा की नहीं ध्रुव स्वामिनी की, परंतु उसकी जगह चंद्रगुप्त ने उसकी रक्षा करी और शकराज को भी मार दिया। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे इन दो प्रेमियों के विवाह का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। जो वहां पर पुरोहित है जो कि इस नाटक का एक पात्र ही है, वो रामगुप्त की जीवितावस्था में ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त से वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता दे देता है। पुरोहित है, वहां का पंडित है, तो वो कहता है कि रामगुप्त अभी तक जीवित है, परंतु जो पति ध्रुव स्वामिनी की रक्षा ना कर पाए, ऐसा कैसा पति, तो उससे जो है उसका वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता दे देता है। और कहता है वो पुरोहित कि रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं पर गौरव से नष्ट है, आचरण से पतित और कर्मों से जो है राज क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र रामगुप्त के ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो इस प्रकार से पुरोहित अपने संवाद द्वारा जो है उनका संबंध विच्छेद करा देता है। और अंत में जो है रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त को जब कटार निकाल कर मारने को उद्युत होता है कि रामगुप्त सोचता है कि अब मेरी जो पत्नी है ध्रुव स्वामिनी वो चंद्रगुप्त के पास चली जाएगी, तब उसे मारना चाहता है। तब चंद्रगुप्त की रक्षा के निमित्त एक सामंत कुमार जो उसके साथ आया होता है चंद्रगुप्त के साथ, वो जो है रामगुप्त को मार देता है। और इस प्रकार यहाँ पे जो है नाटक समाप्त हो जाता है। तो इसकी कथा वस्तु बहुत सिंपल है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो दो नाटक हमने पढ़े हैं उसकी अगर हम इन तीनों नाटकों की तुलना करें तो दोनों वो नाटक पहले वाले जो है क्लिष्ट है, थोड़े से मुश्किल है, पात्र ज़्यादा है, कहानी समझने में भी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ उसमें चलती रहती हैं। जबकि इसकी जो कथा वस्तु है वो काफ़ी सिंपल सी है, जो आसानी से समझ में आ जाती है कि चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का विवाह होना होता है, परंतु उसकी जगह रामगुप्त से के साथ डोले में आ जाती है, चंद्रगुप्त भी आ जाता है। शकराज नाम का जो एक आक्रमणकारी होता है वो शिविर को घेर लेता है, रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को मांगता है, साथ में और अन्य स्त्रियों को मांगता है, और रामगुप्त राजी हो जाता है और इस प्रकार उसको देने को कि ध्रुव स्वामिनी को दे दिया जाए। लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है जब ये रक्षा ही नहीं कर सकता मेरी, तो आत्महत्या करने लगती है। और इतने में चंद्रगुप्त जो है उसे रोक लेता है आत्महत्या करने से और वहां पर आकर शकराज को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद जो वहाँ पुरोहित होता है वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के लिए कि इन दोनों का विवाह होना चाहिए, रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी के संबंध विच्छेद को स्वतंत्रता दे देता है। और जब गुस्से में आकर रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी को देखता है कि वो चंद्रगुप्त के साथ चली जाएगी, तो वो मारने लगता है चंद्रगुप्त को। तो इतने में ही चंद्रगुप्त के साथ का जो सामंत होता है वो रक्षा के लिए रामगुप्त पर तलवार चलाता है और उसे खत्म कर देता है। तो इस प्रकार ये नाटक, मैंने दोबारा एक बार आपको सारांश बता दिया, इस प्रकार जो है यही इसकी कथा वस्तु है ध्रुव स्वामिनी नाटक की, जो कि ध्रुव स्वामिनी को लेकर ही रची गई है, पूरी उसके इर्द गिर्द ही हमें नजर आती है। अब अगर हम देखें तो इसमें नारी समस्या भी दिखाई गई है, जिसमें नारी की रक्षा की बात की गई है और किसके अस्मिता की बात की गई है। इसमें ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी जो नायिका है ध्रुव स्वामिनी, उसकी बात की गई है कि स्त्री को जो है उपभोग की वस्तु ना समझे, स्त्री को उपहार की वस्तु ना समझे, और नारी चेतना इसमें व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वे मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये जो है ध्रुव स्वामिनी कह रही होती है यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। तो इसलिए वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है।
अगर हम देखें तो इस नाटक में हमें राष्ट्रीयता भी नजर आती है। किस प्रकार कि यह नाटक जो है नायिका प्रधान तो है ही, नारी समस्या प्रधान नाटक है, पर इस नाटक में मंदाकिनी के द्वारा राष्ट्रीय स्वर मुखरित होता नजर आता है। मंदाकिनी कौन है? मंदाकिनी जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। उसका चरित्र जो है वो राष्ट्रीयता से भरपूर है। वह जानती है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। वह कहती है कि जो राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है उस राजा की रक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसमें मंदाकिनी का पात्र दिखाया गया है वो राष्ट्रीयता भरती हुई हमें नजर आती है। मंदाकिनी का मत है कि राष्ट्र और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्रवादी को जो है बहुत जूझना व संघर्ष करना चाहिए। तो मंदाकिनी के द्वारा हमें राष्ट्रीयता इसमें नजर आती है। जब चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने के लिए सामंत कुमारों के साथ जाता है तो मंदाकिनी यह गीत गाती है और उसको जो है गीत के माध्यम से प्रेरित करती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। ये वाला गीत जो है मंदाकिनी का है। इसमें 4 जो गीत है उसमें से एक गीत है ये। इस प्रकार जो है नाटककार जो प्रसाद जी हैं उन्होंने मंदाकिनी के माध्यम से ध्रुव स्वामिनी नाटक में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की है। यह नाटक जो है उस टाइम परतंत्र जो भारत रहा उसके नवयुवकों के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें इस नाटक में राष्ट्रीयता जो है वो नजर आती है। अब हम देखते हैं इस नाटक के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं और पात्रों की जो चरित्र चित्रण है वो भी हम देखते हैं कि कौन सा पात्र इसमें कैसा है। अगर हम देखें तो इसमें पुरुष पात्र जो है थोड़े से ही हैं और स्त्री पात्र उससे भी कम है। पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल और उसके बाद है मिहिर सेन। तो इस प्रकार ये 7 पात्र हैं। और स्त्री पात्रों में देखें हम तो ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा और खड्गधारणी जो कि रामगुप्त की गुप्तचर है। तो इस प्रकार से ये 4 पात्र हमें इसमें नजर आते हैं। अब इनका अगर हम चरित्र चित्रण करें तो पहला पात्र जो है पुरुष पात्र वो चंद्रगुप्त है जो कि सम्राट समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है और रामगुप्त का अनुज है, यानी कि रामगुप्त जो है वो बड़ा भाई है। बहुत ही आत्मसम्मानी है, आकर्षक है, साहसी है, अनन्य प्रेमी है और कर्तव्यनिष्ठ है। गुप्त साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त जो कि ग्रह कलह और षड्यंत्रों के कारण राज सिंहासन और ध्रुव स्वामिनी का भी त्याग करता है, यानी कि अपने भाई के लिए राज सिंहासन का त्याग कर देता है जो कि उसका बड़ा भाई है रामगुप्त, उसको वो सिंहासन मिल जाता है गुप्त साम्राज्य का। दूसरा जो रामगुप्त पात्र है वो बड़ा अधम है, अयोग्य शासक है, कायर है, स्वार्थी है, शिखर स्वामी के हाथों की कठपुतली मात्र है, वह अंत में मारा जाता है। इसका जो खल पात्र है रामगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है और छल कपट करता है बहुत और षड्यंत्र से चंद्रगुप्त को शासनाधिकार से मुक्त करके स्वयं शासक बन जाता है और जो उसकी वाग्दत्ता पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी उसको भी अपनी पत्नी बना लेता है। बड़ा ही पौरुषहीन है, अपनी स्त्री की रक्षा भी नहीं कर पाता है। तीसरा पात्र आता है शिखर स्वामी जो कि रामगुप्त का चापलूस व अमात्य है और धूर्तता का पुतला इसमें हमें नजर आता है। स्वार्थ सिद्धि हेतु वह अधम यानी कि बेकार की सलाहें देता है और उस मार्ग को अपनाने को प्रस्तुत रहता है। चंद्रगुप्त की जो होने वाली पत्नी ध्रुव स्वामिनी थी और उसके पिता द्वारा जो राज सिंहासन था समुद्रगुप्त के द्वारा उसका अपहरण जो है शिखर स्वामी के संकेत पर ही रामगुप्त द्वारा होता है, यानी कि जो सिंहासन छीना गया उसका चंद्रगुप्त का और साथ साथ उसकी होने वाली पत्नी ध्रुव स्वामिनी को जो रामगुप्त ने छीन लिया उससे वो सब किसके कहने पे किया था? शिखर स्वामी के कहने पे किया था जो कि रामगुप्त का चापलूस है और उसका अमात्य भी है। उसके बाद अगला पात्र आता है पुरोहित। पुरोहित की बात तो हमने करी है जिसने कि उनका संबंध विच्छेद के लिए उनको स्वतंत्रता दे दी थी। तो पुरोहित जो है बड़ा ही निर्भीक है, तेजस्वी है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा भी देता है। वह ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के विवाह संबंध को जो है निर्भीकता से अनुचित कहता है कि हाँ इन दोनों का जो संबंध है वो बहुत ही अनुचित है क्योंकि वो तो पति अपनी पत्नी की रक्षा ही नहीं कर पाया। वह रामगुप्त को मृत कहता है, प्रवजित तो नहीं कहता पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज क्लीव कहता है। और राज परिषद में भी पुरोहित जो होता है वो घोषणा करता है कि जिसमें अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में संकोच नहीं किया वह क्लीव नहीं तो क्या है। धर्मशास्त्र जो है वो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो इस प्रकार से पुरोहित का व्यवहार या चरित्र जो है वो इस प्रकार से दिखाया गया है इसमें।
उसके बाद एक पात्र आता है मिहिरदेव, जो कि कोमा के पिता हैं और शकराज के गुरु हैं और आदरणीय और बड़े ही विशिष्ट पात्र हैं। इसमें शकराज जो कि शिविर को घेर लेता है रामगुप्त के, उसके जो गुरु हैं वो मिहिरदेव हैं और कोमा के पिता हैं। शकराज जो है बड़े ही राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, जो अपने से बलवान राजा रामगुप्त के सैन्य शिविर को जो है नहीं, अभी हम मिहिरदेव की बात कर रहे हैं, शकराज की नहीं कर रहे। मिहिरदेव जो है वो कोमा के पिता और शकराज के गुरु तो हैं ही, और इनके चरित्र में हमें दार्शनिकता, विवेकशीलता और भविष्य दृष्टा का गुण इसमें हमें नजर आता है। अब वात्सल्य भाव से युक्त होकर आचार्य मिहिरदेव जो है पुरोहित भी हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, तो इनके ज़्यादा संवाद भी नहीं है मिहिरदेव का, इसमें कम ही छोटा रोल कह सकते हैं हम इसमें मिहिरदेव का है। उसके बाद शकराज की बात करते हैं, जिसने कि रामगुप्त का शिविर घेर लिया था, जो कि कोमा का प्रेमी है। अब आपको कोमा से यहाँ पर रिलेशन नजर आ रहा होगा कि शकराज ने रामगुप्त का शिविर घेरा और शकराज की जो प्रेमिका है वो कौन है, वो कोमा है, और कोमा के पिता कौन है, वो मिहिरदेव है। तो इस प्रकार से आप इसका चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट। पर ध्रुव स्वामिनी के आने पर वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। कोमा से तो प्रेम करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी को देखकर, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसके प्रति वो आकृष्ट हो जाता है और अंत में वह चंद्रगुप्त के द्वारा मारा जाता है। हम बात कर रहे हैं शकराज की, जो कि बड़ी ही राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति है, जो अपने से बलवान राजा रामगुप्त के सैन्य शिविर को घेरकर उससे मनचाही संधि की शर्त मनवा लेता है। जिसमें मैंने 2 शर्तें बताई थी आपको, वो वाली 2 शर्तें जो है वो मनवा लेता है। उसका मत है कि पुरुषार्थ के द्वारा सभी सौभाग्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये शकराज का चरित्र चित्रण है। अगला पात्र देखते हैं खिंगल। खिंगल जो है वो शकराज का संदेश वाहक है, जो कि संधि का जो है मैसेज लेकर आता है, संदेश लेकर आता है किसके पास, रामगुप्त के पास। रामगुप्त के दरबार में संधि पत्र ले जाने वाला ही खिंगल है, इसमें हमें जो नज़र आता है। तो ज़्यादा बड़ा चरित्र चित्रण नहीं है खिंगल का, छोटा सा ही है कि संदेश वाहक है और उसके दरबार में जो है संधि पत्र लेकर आता है। तो इस प्रकार से ये जो है इस नाटक के पुरुष पात्र हैं। उसके बाद स्त्री पात्र देखें तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो नायिका है, रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की प्रेमिका जो है वो हमें नजर आती है। साथ साथ आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति है, वीरता और साहस की प्रतिमा है, कोमलता, सहिष्णुता सब कुछ है इसके अंदर, और नारी अस्मिता और नारी मुक्ति का ज्वलंत प्रतीक हमें नजर आती है। दूसरा जो है कोमा, जो कि एक कल्पित पात्र है, यानी कि काल्पनिक पात्र है, शकराज की प्रेमिका है, लेकिन बाद में उसका अट्रैक्शन, उसका जो आकर्षण है वो किससे हो जाता है, ध्रुव स्वामिनी से। और मिहिरदेव की बेटी है इसमें कोमा जो दिखाई गई है। उसका चरित्र प्रेम और कर्तव्य के धरातल पर सृजित हुआ है। वह करुणा की प्रतिमूर्ति और प्रेम की अनन्य उपासिका है। उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम और दार्शनिकता के गुण भी विद्यमान है। तीसरा स्त्री पात्र आता है मंदाकिनी, जो कि एक काल्पनिक पात्र है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, जिसने कि इस नाटक के जरिए जो है राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने का जो है क्रम उसमें देखने को मिलता है हमें मंदाकिनी के पात्र में, जो कि न्यायप्रियता जो है उसके व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, जिसके कारण वह गुप्त साम्राज्य का सच्चा अधिकारी जो है चंद्रगुप्त को मानती है, ना कि रामगुप्त को। राष्ट्रीय सेविका है, कर्तव्यनिष्ठ है, बड़ी निर्भीक है, नारी जाति के प्रति श्रद्धालु है, विवेकशील है, कल्याण की भावना और शोषण के विरुद्ध विद्रोहात्मकता जो है हमें इसमें मंदाकिनी में देखने को मिलती है। उसके बाद जो खड्ग धारणी जो पात्र है, जो कि एक रामगुप्त की गुप्तचर है और ध्रुव स्वामिनी की देखरेख करने वाली है और उसके मनोभावों को जानने के निमित्त रखी गई स्त्री पात्र जो है हमें इसमें नजर आती है खड्ग धारणी, जिसके हाथ में तलवार रहती है, जो कि ध्रुव स्वामिनी की रक्षा में रहती है और उसके मन में क्या चल रहा है रामगुप्त के प्रति जाके वो रामगुप्त को बातें बताती है। तो छोटा सा पात्र है इसमें ये खड्ग धारणी। और अगर देखें तो इसमें हमें कुछ और पात्र भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुबड़ा और हिजड़ा पात्र भी है इसमें। एक समस्या प्रधान गंभीर नाट्य कृति है ये ध्रुव स्वामिनी, जिसमें हिजड़े, बोने और कुबड़े के प्रसंग में जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है प्रेक्षकों को हंसाने के लिए कोशिश करी है। इन पात्रों की जो है विचित्र बातें नजर आती हैं इसमें, विचित्र शारीरिक आकृति और वेशभूषा, काल्पनिक युद्ध को बढ़ा चढ़ाकर वास्तविक युद्ध के रूप में वर्णन करना, ये सब जो है हास्य कला के लिए जो है इसमें प्रयुक्त की गई हैं, जिसमें कुबड़े और हिजड़े और बोने 3 प्रकार के पात्र जो है प्रयोग किए गए हैं, जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम नाटक के गीत देखते हैं। पहला गीत जो है इसमें मंदाकिनी द्वारा गाया गया है, बड़ी ही विचित्र मनोदशा में गाया गया है ये पहला गीत। यह कसक आंसू सहजा।
यह जो गीत है ये प्रथम गीत है जो कि मंदाकिनी, जो कि उनकी बहन है रामगुप्त और चंद्रगुप्त की, उसकी बहन ने गाए हैं, जिसमें उसकी परदुख कातरता की भावना जो है व्यक्त हुई है। मंदाकिनी रामगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पर किए जाने वाले अत्याचारों को देखकर बड़ी दुखी हो जाती है और अंतर्मन की पीड़ा को जो है रोते हुए व्यक्त करती है और अपने आंसुओं से आशा करती है कि वे विनाशक के रूप में नहीं बल्कि जगत कल्याण के रूप में प्रकट हो, जिससे पृथ्वी पर करुणा, दया, ममता और शीतलता का प्रसार हो। यह कसक आंसू सहजा। तो ये पहला गीत मंदाकिनी का है। दूसरा गीत हम देखें तो रण प्रयाण गीत है, मंदाकिनी द्वारा गाया गया है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो दूसरा गीत है, इसमें प्रतीकात्मक शैली में जो है चंद्रगुप्त को विकट और भयंकर पहाड़ी मार्ग पर जाने वाले यात्री बताते हुए सभी कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करने का प्रोत्साहन देती हुई नजर आती है हमें मंदाकिनी। यहाँ पर वह चंद्रगुप्त की तुलना जो है नीलकंठ शिव से करती है, जिसने जगवासियों के उपकार हेतु विष का पान कर लिया था शिव भगवान ने। तो गीत है पैरों के नीचे जलदर हो बिजली से उनका खेल चले, खिलते हो शत के फूल वहाँ वन व्यथा तमिश्रा के तारे। तो इस प्रकार रण प्रयाण गीत है। खिलते हो शत के फूल वहाँ वन व्यथा तमिश्रा के तारे जो है नाटक, इस नाटक में जो है चंद्रगुप्त को लक्षित करते हुए संदेश देना चाहती है मंदाकिनी कि तुमने जिस कर्तव्य मार्ग पर चरण रखा है वे बहुत ही कष्टकर है, फिर भी तुम शकराज से ध्रुव स्वामिनी के अस्तित्व की रक्षा और उसे परास्त करने का तुम्हें प्रयास करना है। यदि तुम गुप्त कुल के मर्यादा की रक्षा कर सके तो तुम्हारी गणना जो है किससे हो जाएगी? शिव भगवान से होगी, जिन्होंने कि विषपान किया था। यह रण प्रयाण गीत का अंश है, इसमें जो हमें नजर आता है दूसरे गीत में, ये भी मंदाकिनी का ही गीत है। जो तीसरा गीत आता है वो द्वितीय अंक में शकराज की प्रेमिका जो है वो कोमा ने गाया है, जो कि बड़ा प्रेम करती है शकराज से, परंतु शकराज का आकर्षण बाद में ध्रुव स्वामिनी से हो जाता है। तो इस तृतीय गीत में जो है कोमा की उस विचित्र मनोदशा का चित्रांकन हुआ है, जिसमें उसके हृदय में प्रेम, उन्माद, समर्पण नजर आता है हमें। इसमें कोमा कहती है कि युवावस्था के साथ साथ मन में उत्पन्न होने वाली मादकता का सुख लूटा जाए अथवा नहीं, यौवन तेरी चंचल छाया, कह तू पथिक कहाँ से आया। तो ये वाला गीत जो है शकराज की प्रेमिका कोमा ने गाया है। और चौथा गीत जो है वो द्वितीय अंक में शकराज के जो दरबार की नर्तकियां हैं उन्होंने गाया है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। तो जब रामगुप्त जो शकराज की शर्त स्वीकार कर लेता है और ध्रुव स्वामिनी का डोला शकराज के दुर्ग में भेजने का संदेश देता है, तब हर्षित होकर शकराज जो है वो सोने की झांझी वाले इस नृत्य का आयोजन करता है। क्योंकि जब उसको पता चला शकराज को कि भाई हाँ रामगुप्त ने स्वीकार कर लिया है कि वे मुझे ध्रुव स्वामिनी साथ में और स्त्रियां भी देगा मेरे सामंतों के लिए, तो बड़ा खुश होता है और वहाँ पे नृत्य का आयोजन करवाता है। उसमें जो है वहाँ पे उसकी नर्तकियां जो होती हैं ये वाला गीत गाती हैं। विजय उत्सव का गीत जो है ये चौथा गीत है, ध्रुव स्वामिनी का आखिरी गीत है ये। तो ये चार गीत ही इसमें सबसे ज़्यादा जो है, चार ही गीत हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको ये वाले गीत जो है बता दिए। संवादों की बात करें तो बहुत सारे संवाद उससे तो कम ही है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त से, और बहुत ही जो है सर्वोत्कृष्ट नाटक है ये कहा जाए ध्रुव स्वामिनी। और इसके संवाद जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको एक दो संवाद बता देती हूँ। जैसे ध्रुव स्वामिनी ने जो मैंने एक दो बताए हैं आपको, इसमें ध्रुव स्वामिनी जब कहती है, ध्रुव स्वामिनी का कथन है खड्ग धारणी से, जो कि उसकी रक्षा में रहती है हमेशा, कि भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी, मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं, विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश ही नहीं। तो इस प्रकार ही ध्रुव स्वामिनी का एक संवाद है। और भी इसमें संवाद है। ध्रुव स्वामिनी जो है रामगुप्त से कहती है पहले अंक में कि इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे संवाद हैं, ध्रुव स्वामिनी के संवाद हैं और चंद्रगुप्त के संवाद हैं। तो मैं बाकी जो है रामगुप्त के संवाद हैं। रामगुप्त कहता है अब जो है चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रामगुप्त के इसमें जो इतना इंपॉर्टेंट संवाद नहीं है ये वाला, लेकिन काफ़ी सारे दो तीन संवाद इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं PDF में ऐड कर दूंगी। तो आशा है कि आपको ये जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक समझ में आ गया होगा। इसकी कहानी भी छोटी है, पात्र भी कम है, अंक और दृश्य भी कम है। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप लॉकडाउन में हैं अभी तो आप पढ़ते रहिए, कृपया घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि सबकी जान बहुत कीमती है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।